मैं आपका दोस्त रितेश अपने एमपीपीएससी नोट्स इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इसरो के बारे में, यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं सीधे वीडियो की ओर और देखते हैं कि इसरो से रिलेटेड कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं और इसरो के बारे में काफ़ी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले देखते हैं अक्सर पूछे जाने वाले शॉर्ट क्वेश्चंस, यानी कि जो इसरो से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं, एक दो नंबर के क्वेश्चन जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे जा सकते, मेंस एग्जाम में जो है पूछे जा सकते हैं, तो उसे देखते हैं। तो सबसे पहले इसरो का गठन कब हुआ? तो 15 अगस्त 1969 को हुआ, ठीक है। और इसके बाद अंतरिक्ष विभाग का गठन कब हुआ था? तो अंतरिक्ष विभाग का जो गठन हुआ था, तो अंतरिक्ष विभाग और अंतरिक्ष आयोग को सन 1972 में स्थापित किया गया और 1 जून 1972 में इसरो को अंतरिक्ष विभाग के अंदर शामिल किया गया। अब अगला है, इसरो का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसरो का जो प्रमुख उद्देश्य है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का विकास तथा विभिन्न राष्ट्रीय आवश्यकताओं में उनका उपयोग करना है, ठीक है। और इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का जो प्रारंभ कहाँ हुआ? तो भारत में जो अंतरिक्ष कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ था, ये तिरुवनंतपुरम के निकट थुम्बा भूमध्यरेखीय रॉकेट प्रमोशन केंद्र में किया गया था, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि रॉकेट प्रमोशन केंद्र के रूप में, यानी कि जो रॉकेट भेजने का प्रमोशन जिसे केंद्र कहते हैं, उसके रूप में थुम्बा का ही चुनाव क्यों किया गया? यानी कि थुम्बा जो है उसका ही क्यों चुनाव किया गया रॉकेट प्रमोशन रॉकेट भेजने के लिए? सबसे पहले तो पृथ्वी की जो भूचुंबकीय भूमध्य रेखा थुम्बा से ही होकर गुजरती है, जिससे रॉकेट को भेजने में हेल्प मिलती है, ठीक है। इसके बाद इसरो के कितने केंद्र हैं? यानी कि इसरो जो है, एक तो हेड ऑफिस है उसका, ठीक है, बेंगलुरु में जो है, लेकिन इसके और कितने केंद्र हैं? तो देश भर में इसरो के 6 प्रमुख केंद्र तथा कई अन्य इकाइयां, एजेंसियां, सुविधाएं और प्रयोगशालाएं स्थापित हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला प्रमोशन यान कौन था? यानी कि रॉकेट भेजने का जो व्हीकल होता है वो कौन था? तो भारत का पहला प्रमोशन यान का नाम जो है उपग्रह प्रमोशन यान 3, यानी कि SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 के नाम से था, ये था पहला, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संचार उपग्रह क्या है? तो संचार उपग्रह जो है आमतौर पर संचार, दूरदर्शन प्रसारण, मौसम विज्ञान, आपदा चेतावनी आदि की ज़रूरतों के लिए भूतुल्यकाली कक्षा में कार्य करते हैं, ठीक है। ये संचार उपग्रह होते हैं। इसके बाद देखते हैं सुदूर संवेदन उपग्रह क्या है? यानी कि सुदूर संवेदन जो उपग्रह है प्राकृतिक संसाधन मॉनिटरिंग और प्रबंधन के लिए अभिप्रेत है और यह सूर्य तुल्यकाली ध्रुवीय कक्षा से परिचालित होता है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हम चंद्रमा का केवल एक ही पहलू क्यों देख पाते हैं? तो हम परिक्रमा करते हुए चंद्रमा जो है पृथ्वी को हमेशा अपना एक ही पहलू ही दर्शाता है, यानी दिखाता है। यह इसलिए है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण ने चंद्रमा के नियमित प्रचक्रण की गति इतनी कम कर दी है कि वह उसके पृथ्वी के परिक्रमा के समय के बराबर हो गया है। अतः चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर घूमने में उतना ही समय लगता है जितना कि उसे अपने अक्ष में घूमने में लगता है। यानी कि चंद्रमा एक अपने अक्ष में एक बार में जितना घूमने में समय लगाता है, ठीक उतना ही समय वो पृथ्वी को भी चक्कर काटने में उतना ही समय लेता है। इस वजह से जब पृथ्वी जो है चक्कर लगा रही होती है तो चंद्रमा एक सिधाई में जाता है, जिससे क्या होता है कि उसका एक ही पार्ट दिखाई देता है। इसके बाद एंट्रिक्स क्या है? तो एंट्रिक्स जो है, एंट्रिक्स इसरो का कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है। यह विश्व भर में भारतीय अंतरिक्ष उत्पाद और सेवा क्षमताओं के विपणन हेतु एकल खिड़की एजेंसी है। यानी कि जो है इसरो को विदेशों से जो है ऑर्डर लेना होता है, जैसे कि मान लीजिए कि किसी भी देश को अपने रॉकेट वगैरह भेजने हैं अंतरिक्ष में भारत के थ्रू, ठीक है, इसरो के माध्यम से भेजवाना है, तो उसको जो ऑर्डर कौन लेता है? तो एंट्रिक्स ही वो ऑर्डर लेती है, ठीक है। तो ये एक कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है इसरो के लिए, ठीक है। और इसके बाद है, अब देखते हैं कि इसका डिटेल देखते हैं हर चीज़ इसरो से रिलेटेड। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, वर्ष 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना की गई और यह भारत सरकार की अंतरिक्ष एजेंसी है और इसका मुख्यालय जो है कहाँ है? बेंगलुरु में है, ठीक है। और इसे अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उनके करीबी सहयोगी और वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के प्रयासों से स्थापित किया गया था इसरो को, ठीक है। और इसे भारत सरकार के स्पेस डिपार्टमेंट द्वारा जो है प्रबंधित किया जाता है।
यानी कि मैनेजमेंट किया जाता है और सीधे भारत के प्रधानमंत्री को ये रिपोर्ट करता है। ठीक है, इसके बाद इसरो अपने विभिन्न केंद्रों के देशव्यापी नेटवर्क के माध्यम से जो है संचालित होता है, यानी कि जो इसके अलग अलग केंद्र हैं उससे वो जो भी नेटवर्क से डेटा प्राप्त होता है वहाँ के माध्यम से ये इसरो जो है संचालित होता है। इसके बाद देखते हैं भारत के लिए इसरो का महत्व, यानी कि क्या इम्पोर्टेंस है भारत के लिए इसरो का। तो जो है स्थापना के पश्चात भारत के लिए इसरो ने कई कार्यक्रमों एवं अनुसंधानों को सफल बनाया है। इसने न सिर्फ भारत के कल्याण के लिए बल्कि भारत को विश्व के समक्ष सॉफ्ट पावर के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और देश, अगला क्या है अगला पॉइंट, तो देश में दूरसंचार, प्रसारण और ब्रॉडबैंड अवसंरचना के क्षेत्र में विकास के लिए इसरो ने उपग्रह संचार के माध्यम से कार्यक्रमों को चलाया और इसमें प्रमुख भूमिका इनसैट और जीसैट उपग्रहों की रही। और वर्तमान में भारत संचार सेवाओं के लिए 200 से अधिक ट्रांसपोंडरों का उपयोग हो रहा है भारत में। और इन उपग्रहों के माध्यम से भारत में दूरसंचार, टेलीमेडिसिन, टेलीविज़न, ब्रॉडबैंड, रेडियो, आपदा प्रबंधन, खोज और बचाव अभियान जैसी सेवाएं प्रदान कर पाना संभव हुआ है, किनकी सैटेलाइट्स की मदद से, जो कि इसरो के द्वारा भेजी जाती हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं थर्ड पॉइंट। तो भारत में इसरो की दूसरी महत्वपूर्ण भूमिका जो है भू पर्यवेक्षण के क्षेत्र में रही है। और भारत में मौसम पूर्वानुमान, आपदा प्रबंधन, संसाधनों की मैपिंग करना तथा भू पर्यवेक्षण के माध्यम से जो है नियोजन करना आदि के लिए भू पर्यवेक्षण तकनीक की आवश्यकता होती है। और मौसम की सटीक जानकारी के द्वारा कृषि और जल प्रबंधन तथा आपदा के समय वक्त रहते बचाव कार्य इसी तकनीक के द्वारा संभव हो सके हैं। ठीक है, और भारत में वन संरक्षण रिपोर्ट भी जो है इसी तकनीक के द्वारा तैयार होती है, यानी कि जो अलग अलग प्रकार की जो सैटेलाइट्स भेजे जाते हैं इसरो के द्वारा अलग अलग उद्देश्य से, तो उनके माध्यम से कई अलग अलग कार्य किए जाते हैं, चाहे वो समुद्र में जो है खनिजों की खोज करना हो या किसी भी देश पर जो है निगरानी करना हो या अपने बॉर्डर्स की निगरानी करना हो, सभी के लिए अलग अलग प्रकार के सैटेलाइट इसरो के माध्यम से भेजे जाते हैं, जो कि भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं। और इसके बाद तीसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र उपग्रह आधारित नौवाहन है। और नौवाहन यानी कि नेविगेशन की तकनीक का उपयोग भारत में वायु सेवाओं को मजबूत बनाने तथा इसकी गुणवत्ता को सुधारने के लिए होता है। साथ ही वर्तमान समय में वायु आधारित सुरक्षा चुनौतियां भी कम नहीं हैं। इनको ध्यान में रखकर भारत ने गगन यानी कि जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड गगन कार्यक्रम की जो है शुरुआत की। भारत ने कुछ समय पूर्व भी इस कार्यक्रम से आगे बढ़ते हुए IRNSS जो कि इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जिसे कहा जाता है फुल फॉर्म में, तो लॉन्च किया है और जो 7 उपग्रह पर आधारित है। और भारत ने वर्ष 2016 में IRNSS के नाम में परिवर्तन करके इसे क्या नाम दिया, नाविक यानी कि नेविगेशन विथ इंडियन कंसंट्रेशन, नाविक करके इसका नाम चेंज करके इसरो ने कर दिया है। किससे, IRNSS से बदल कर क्या किया है, नाविक। तो अभी आप ये भी ध्यान रखिएगा पॉइंट। इसके बाद देखते हैं कि आगे क्या है। अंतरिक्ष विज्ञान में अग्रणी है भारत, यानी कि जो अंतरिक्ष विज्ञान में भारत आज टॉप 5 देशों में आने लगा है हर क्षेत्र में। तो उसका जो मूल जो है मतलब कि जो जिसमें बहुत भूमिका है जिसकी, तो वो किसकी है, तो इसरो की है। तो सबसे पहले पहला पॉइंट देखते हैं कि अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत ने निरंतर प्रगति की है और कई मामलों में साबित कर दिखाया है कि दुनिया के किसी भी विकसित देश से वह पीछे नहीं है। अगला क्या है, अब कई देश भारत के प्रक्षेपण यान से अपने उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजने लगे हैं। इनमें ऐसे देश भी शामिल हैं जिनके पास उपग्रह प्रक्षेपण की उन्नत तकनीक है। और भारत द्वारा साथ 104 उपग्रहों का प्रक्षेपण इस बात का ज्वलंत उदाहरण है। यानी कि जो भारत ने 104 उपग्रह भेजे थे एक साथ, तो उसमें न केवल भारत के उपग्रह शामिल थे बल्कि कई अमेरिका जैसे देशों के जिनके पास की उन्नत टेक्निक है, मतलब कि बहुत अच्छी तकनीक है उपग्रहों को भेजने की, उनके भी उपग्रह भारत के माध्यम से भेजे गए थे। क्योंकि भारत की जो टेक्नोलॉजी है, मतलब कि जो उपग्रहों को भेजने में उसमें पैसे काफ़ी कम लगते हैं, इसलिए ये देश प्रेफर करते हैं कि भारत के माध्यम से जो है उपग्रहों को भेज दिया जाए। ठीक है, तो भारत के पास इतनी आज टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। उसी तरह इसरो ने भी काफ़ी योगदान दिया है अंतरिक्ष क्षेत्र में। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि इस तरह उपग्रह प्रक्षेपण कारोबार ने भारत में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी प्रगति की एक उल्लेखनीय उपलब्धि मिशन शक्ति है। ठीक है,
इसके बाद देखते हैं अगला क्या है, अंतरिक्ष कार्यक्रम के समक्ष चुनौतियां। चुनौतियां क्या हैं अंतरिक्ष कार्यक्रम के समक्ष भारत में? तो भारत के पास एस्ट्रोनॉट्स को प्रशिक्षित करने और मानव अंतरिक्ष उड़ान के लिए लॉन्च व्हीकल की उन्नत तकनीकियों का अभाव है। यानी कि जो मानव जो जाए, जैसे कि मान लीजिए कि ऊपर भारत जो है ऊपर यदि भेजता है अंतरिक्ष में मनुष्य को, तो उसको ट्रेनिंग देने के लिए जो है तकनीकी की प्रशिक्षित करने के लिए जो तकनीकी है वो सब चीज़ों की अभाव है भारत में, ठीक है। और लॉन्च व्हीकल, लॉन्च क्रू मॉड्यूल, स्पेस कैप्सूल, री एंट्री टेक्नोलॉजी, लाइफ सपोर्ट सिस्टम, स्पेस सूट आदि सभी विकास की प्रक्रिया में है अभी भारत में। यानी कि अभी कई सुविधाओं का अभाव भी देखने को मिलता है इसरो के समक्ष। और अगला पॉइंट है, मानव जो है अंतरिक्ष उड़ान के लिए श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र की तकनीकी दक्षता की जो है तकनीकी दक्षता बढ़ाने की आवश्यकता है इसमें, ठीक है। जहाँ पर अलग अलग टेक्नोलॉजी हो जिससे जो है ज़्यादा से ज़्यादा वो लाभकारी सिद्ध हो इसरो के मिशनों में, ठीक है। इसके बाद पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV 2 भारतीय प्रक्षेपण यान हैं जो उपग्रह और मॉड्यूल को अंतरिक्ष में लॉन्च करने के लिए तैनात किए गए हैं, जो अभी तक मेन रेटेड यानी कि शून्य विफलता वाले लॉन्च व्हीकल की सुरक्षा और अखंडता को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाला शब्द, यानी कि जो मेन रेटेड है, इसका मेन क्या होता है कि कोई भी जो लॉन्चिंग व्हीकल है वो बिल्कुल विफल नहीं होगा, एकदम शून्य विफलता होगी, उसमें कोई भी विफल नहीं होगा, पूरी तरह से सक्सेस रेट देगा। तो ऐसा मेन रेटेड ये जो GSLV और PSLV हैं ऐसे नहीं है, यानी कि कभी कभी इनसे भी जो है क्या होता है कि असफल हो जाते हैं अभियान, ठीक है, जो भी इसरो के द्वारा भेजे जाते हैं। तो ये पूरी तरह से मेन रेटेड नहीं है, यानी कि 100% कहा जा सकता है कि पूरी तरह से सक्सेस नहीं माना जा सकता इनको, क्योंकि कई बार इनके द्वारा भेजे गए मिशन फेल भी हुए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इसकी भी आवश्यकता है देखा जाए तो भारत को। अब देखते हैं अंतरिक्ष के आर्थिक उपयोग की संभावनाएं, यानी कि मौजूदा समय में विश्व की कई कंपनियां अंतरिक्ष की वाणिज्यिक दौड़ में शामिल हुई हैं और इन कंपनियों ने विश्व को अंतरिक्ष के आर्थिक उपयोग के लिए सोचने को प्रोत्साहित किया है। और वर्तमान में वैश्विक अंतरिक्ष उद्योग का आकार $350 बिलियन का है और इसके वर्ष 2025 तक बढ़कर $550 बिलियन की होने की जो है संभावना है। और इस प्रकार जो है अंतरिक्ष एक महत्वपूर्ण बाजार के रूप में विकसित हो रहा है और इसरो ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं, किंतु भारत का अंतरिक्ष उद्योग $7 बिलियन के आसपास है, जो वैश्विक बाजार का केवल 2% ही है। और भारत के अंतरिक्ष उद्योग के इस आकार में ब्रॉडबैंड तथा DTH सेवाओं का हिस्सा करीब 2/3 है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है DTH सेवाओं को, ठीक है, टेलीविज़न जैसे मतलब हम देखते हैं उन सभी का ज़्यादा हिस्सा है और बहुत छोटा बाजार है वहाँ पे $7 बिलियन, जो कि विश्व बाजार की तुलना में बहुत कम योगदान है भारत का अंतरिक्ष के क्षेत्र में, ठीक है। और इसके बाद देखते हैं इसरो के अनुसार जो है वर्ष 2030 तक भारत द्वारा अंतरिक्ष में अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित किया जाएगा। इसके साथ ही वर्ष 2022 में एक 3 सदस्यीय दल को जो है भेजा जाना है, आपको पता होगा जैसे कि। और इसके साथ ही वर्ष 2022 तक 3 सदस्यीय दल को अंतरिक्ष भेजने के लिए गगनयान परियोजना को भी मंजूरी दी गई है और यह परियोजनाएं जो है भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के आर्थिक उपयोग की संभावनाओं में वृद्धि करेंगे, ठीक है। यानी कि गगनयान मिशन के द्वारा 3 लोगों का जो है एस्ट्रोनॉट्स का दल भेजा जाएगा अंतरिक्ष में, जो कि भारत के द्वारा पहली बार जो है मानव मिशन के रूप में जाना जाएगा। भेजने वाला भारत भी बन जाएगा, लिस्ट में शामिल हो जाएगा, क्योंकि जो है अमेरिका, रूस, चाइना वगैरह ये सभी लोग मानव मिशन पहले से ही भेज चुके हैं, तो भारत भी जल्दी उस क्लब में शामिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है भारत के लिए और इसरो के लिए। इसके बाद है निजी क्षेत्र में की भूमिका, यानी कि निजी क्षेत्र की जो भूमिका है अंतरिक्ष विभाग में भारत के लिए कैसे जो है उपयोगी साबित हो सकती है। तो भारत में अंतरिक्ष के लिए निजी क्षेत्र की भूमिका को सीमित रखा गया है, सिर्फ कम महत्वपूर्ण कार्यों के लिए ही निजी क्षेत्र की सेवाएं ली जाती रही है। उपकरणों को बनाना और जोड़ना तथा परीक्षण करना जो है परीक्षण करना, यानी कि असेंबली, इंटीग्रेशन
और एंड टेस्टिंग जैसे महत्वपूर्ण कार्य अभी भी इसरो ही करता है, यानी कि कंपनियों की भूमिका बहुत ही कम देखने को मिलती है। लेकिन हाल ही के दिनों में हमने देखा है कि अभी कुछ दिन पहले ही मोदी जी ने जो है एक अंतरिक्ष में कार्य करने के लिए निजी क्षेत्रों को भी जो है एक भूमिका निभाने के लिए आमंत्रित किया है कि वे भी आएँ और निजी क्षेत्र में जो है अंतरिक्ष में कार्य करें। ठीक है, तो इससे क्या होगा, गति देखने को मिलेगी अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियों की भी। ठीक है, और यह ध्यान देने योग्य है कि विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष क्षेत्र का संस्थान नासा भी निजी क्षेत्र की सहायता लेता रहा है। मौजूदा समय में भारत में नवीन अंतरिक्ष से संबंधित 20 से अधिक स्टार्टअप मौजूद हैं और इन उद्यमों का दृष्टिकोण पारंपरिक विक्रेता या आपूर्तिकर्ता मॉडल से भिन्न है। ये स्टार्टअप सीधे व्यापार से जुड़कर या सीधे उपभोक्ता से जुड़कर व्यापार की संभावनाएं तलाश रहे हैं। ठीक है, और जिस प्रकार विभिन्न स्वतंत्र रूप निर्माताओं को ऐप निर्माताओं को सीधे एंड्रॉयड और एप्पल स्मार्टफोन में प्रवेश की अनुमति दी गई, उसने स्मार्टफोन के उपयोग में क्रांति को जन्म दिया। इसी प्रकार अंतरिक्ष के क्षेत्र में निजी क्षेत्र को स्थान देकर इस क्षेत्र की संभावनाओं में वृद्धि की जा सकती है तथा यह भारत के दृष्टिकोण से भी लाभकारी होगा। यानी कि जो है अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी जो है प्राइवेट प्लेयर्स जो है यानी कि निजी क्षेत्र को आने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे क्या हो, भारत भी अमेरिका की तरह ही जो है एक निजी क्षेत्र में बहुत बड़ा प्लेयर बन सके। ठीक है, जो कि अंतरिक्ष में कार्य कर रहा हो। ठीक है, तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको नोट्स तैयार करने में इसरो के बारे में काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। इसी तरह से हम नए नए वीडियोस अपलोड करते रहेंगे और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।